अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका हम ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक एंड फ्रैक्शनल इक्वेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये आज मेरी पहली वीडियो है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, आपने हर इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। अब सबसे पहले अगर हम ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट में आप देखें एक ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स वेरिएबल आ रहा है। बी पार्ट में देखें इसमें एक ऐसी इक्वेशन गिवन है, इसमें भी एक्स वेरिएबल आ रहा है। सी में एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वाई एज अ वेरिएबल मौजूद है और डी पार्ट में एक ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसमें जी एज अ वेरिएबल मौजूद है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद ये होगा कि आपने हर इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी को इक्वेशन सॉल्विंग कहते हैं। तो जब भी कहा जाए किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके ए वाले पार्ट से। तो ए पार्ट में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखी हुई नजर आ रही है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा, क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आए, उससे कोई बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर, ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपको इस एक्स के ऊपर पावर 2 नजर आ रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 मौजूद है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत से आप कह लें मेथड हैं। तो एक मेथड जो है जो कि हम बेसिकली फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं, इसमें आप इसको फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस फैक्टराइजेशन के अंदर बेसिकली जो मेथड हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं वो होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड। ये मेथड आपने बुक 2 में चैप्टर नंबर 4 में सीखा हुआ है। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप मिड टर्म ब्रेक मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये इसी एक्सरसाइज में आएगा, हमने कुछ क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करना होगा। और तीसरा मेथड जो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ही इक्वेशन आपके पास मिड टर्म ब्रेक मेथड वाले से हो जाए, फैक्टराइजेशन के थ्रू हो जाए, जो कि हम मिड टर्म ब्रेक के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अगर कोई मेथड इस पर अप्लाई नहीं होगा आपकी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो लाजमी आपको जो बाकी मेथड अवेलेबल हैं जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हेल्प करेंगे उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो अभी जो हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेक मेथड स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये मेथड रिवाइज हो जाए और उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम बाकी मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस मेथड से सॉल्व करना है आप उसी से सॉल्व कर लें, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपकी चॉइस है, इन तीनों में से जो आपको फेवरेबल लगेगा आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं उस मेथड को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है या आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं सबसे पहले आपको वो वेरिएबल लिखा हुआ नजर आना चाहिए जिस पे सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद वही वाला वेरिएबल लिखा नजर आना चाहिए लेकिन उस पर पहली वाली पार्ट से छोटी पावर होनी चाहिए और एंड पे बिल्कुल कांस्टेंट लिखा हुआ नजर आना चाहिए। आप देखें आपकी इक्वेशन में x वेरिएबल है, इधर x के ऊपर रेज टू पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर देखें बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है, ये पहली टर्म है पूरी की पूरी। उसके बाद यही वेरिएबल x के ऊपर इस 2 से छोटी पावर 1 लिखी हुई है और एट द एंड आप देखें कांस्टेंट 18 लिखा हुआ है, नेगेटिव 18 लिखा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होना, जिसमें वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स मौजूद हों उनके ऊपर जो बड़ी पावर है वो स्टार्ट में हो, उसके बाद उनसे छोटी पार्ट्स हों और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट हो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपकी इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो नहीं हो रही तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और ये हम बाकी मेथड्स में भी इस तरह किया करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से मौजूद है। सेकेंड जो आपने चीज़ देखनी होती है वो ये है कि आपकी इक्वेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कहीं कुछ वेरिएबल्स कॉमन तो नहीं, कहीं कोई ऐसे हर टर्म में कोई नंबर तो नहीं मेंशन जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई नंबर मौजूद हो। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ना तो इन तीनों इक्वेशन में कोई सेम वेरिएबल है, ना ही इन तीनों इक्वेशन में आपको कोई सेम ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो कि किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 18 है, 7 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई भी कॉमन नंबर 1 के अलावा मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर नंबर्स में भी कुछ कॉमन नहीं है, वेरिएबल्स में भी इन शॉर्ट कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन होता तो कॉमन फाइंड आउट कर लेते। थर्ड स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो आपकी ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है
इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, इसके जो साथ लिखा होता है उसको हम इसका कॉफिशेंट बोलते हैं, उसको आपने आखिरी लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने 1 कंसीडर कर लेना है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -18 के साथ। तो आप यहाँ पे लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय -18। ये +1 है और ये -18 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 18 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 18। तो आपके पास आंसर आ गया -18। और फोर्थ स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर -18 आए, और इन्हीं दो नंबर्स को जो हम ऊपर यूज करेंगे अगर हम ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। मिड टर्म +7x है यहाँ पर, तो आपने x वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, जस्ट उसका कॉफिशिएंट जो कि +7 है उसको यहाँ पर लिख देना है। अब आपने टेबल पढ़ने हैं, आपको ये टेबल जितने अच्छे से आते होंगे आप उतनी जल्दी पहचान लेंगे कि भाई हमें 18 कहाँ पे मिलता है। तो जैसे आप जानते हैं कि 9 2 टाइम्स कितना होता है 18 होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 9 2 टाइम्स होता तो 18 है, लेकिन यहाँ पे हमें -18 चाहिए, जबकि +9 को +2 से मल्टीप्लाई करने से +18 आने वाला है। इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स में कुछ साइन को जो है मैनेज करना पड़ेगा। अब ये साइन कैसे मैनेज किया करेंगे, इसका पहला स्टेप तो ये है कि आपने अपने मिड टर्म के पीछे देखना कौन सा साइन है। मिड टर्म के पीछे जो साइन है वो इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पीछे भी वही साइन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपने लगा देना है। यहाँ पे मिड टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन है, 9 और 2 में से 9 ही बड़ा है, तो 9 के पीछे पहले से ही पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। कुछ ना लगा होने का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव है। अगर ऐसा है और तब भी आपका ये वाला नंबर नहीं बन पा रहा, इसका साइन नहीं आ पा रहा, तो अब आपने जो दूसरा नंबर है इस बड़े वाले नंबर के अलावा, जैसे 9 के अलावा क्या था यहाँ पे 2, उसका साइन चेंज करके देखना है। तो अगर 2 पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाकर देखें, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना के देखें। ये 2 पहले पॉजिटिव था तो इसको मैं क्या कर देता हूं नेगेटिव। अब आप इसको दोबारा से सॉल्व करके देखें तो +2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस विल बी माइनस और 9 2 टाइम्स विल बी 18, सो -18 आपको मिल जाएगा। और अब आपने इन्हीं दो नंबर्स को यूज करना है। अगर आप +9 में ऐड कर दें -2 तो आपको +7 भी मिलता है। आप ये कर सकते हैं 9 + -2, आपको पता है ये हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 - 2 कितना होता है, वो होता है +7। तो इसका मतलब आपको दो नंबर्स मिल गए, एक +9 और एक -2। इन्हीं की मदद से आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब आप यहाँ पे पहली टर्म वैसे लिखेंगे x², इसके साथ 1 लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें। अब अगली टर्म यहाँ से लिखनी है, ये आपके पास +9 है, आप लिखेंगे +9, इसके साथ यही वेरिएबल आएगा जो मिड टर्म के साथ होता है x। अगले आपने जो नंबर ढूंढा था वो था -2, आप यहाँ पे लिखेंगे -2, इसके साथ भी यही वेरिएबल आएगा x, और माइनस का साइन वैसे ही, 18 वैसे का वैसे ही, =0 वैसे का वैसे ही। इन दो में आपको पता है ये पहली दो टर्म्स में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे। इधर x² है, इस टर्म में x है, दोनों में सेम वेरिएबल है, पार का फर्क है, तो जिस वेरिएबल पे छोटी पार है उस पर हमेशा कॉमन लेते हैं, तो x⁻1 कॉमन आ जाएगा। अब x² में से आप इस तरह समझ लें, 2 दफ़ा x लिखा हुआ था, एक x बाहर आ चुका है तो एक x यहाँ पे बचेगा x⁻1, प्लस का साइन 9 तो बाहर कॉमन नहीं है तो लिखना पड़ेगा, ये x⁻1 बाहर कॉमन आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपने बुक 2 में सीखी हुई हैं, चैप्टर नंबर 4 में। आगे माइनस का साइन इन दो टर्म्स में आप देखें 2 और 18 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 2 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 को हम यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिखेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इस 2x में से 2 बाहर आ चुका है तो आप जस्ट x लिखेंगे। जब भी आप इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे हो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो ये साइन अंदर वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 2 का टेबल पढ़ें 18 कहाँ पे आता है 9 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 9 और =0। इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन होनी चाहिए जो कि बिल्कुल आ रही हैं। अब जब आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो ये जो सेम एक्सप्रेशन होती है इनको आप एक दफ़ा लिखेंगे, यानी आप एक दफ़ा लिखेंगे x+9, और जो इसके अलावा बाहर यहाँ पे बचा होगा उनको भी ज्वाइन करके राउंड ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिखेंगे। ये x है, ये -2 है, सो इट विल बी x -2, और ये =0 आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम एक तरह का कॉमन निकालना भी कहते हैं कि x+9 दोनों में था, वो बाहर कॉमन आ गया, बाकी x और -2 बचता था, वो यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, ये सिर्फ तभी हम कर सकते हैं जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, तो इसका मतलब है ये या तो x+9 0 के इक्वल है या फिर x -2 = 0 है। तो आप एक दफ़ा लिखेंगे या तो x+9 0 के इक्वल है या फिर x -2 0 के इक्वल है। अब यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये +9 है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरा मूव करेंगे तो ये 0 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी -9 हो जाएगा, और 0 - 9 कितना होता है, ये होता है -9। अब इस तरह ये -2 है, अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरा मूव करेंगे तो ये -2 वहाँ जाके 0 में ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 2 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, 0 + 2 विल बी +2। ये 0 - 9 विल बी -9 और 0 + 2 विल बी +2। तो ये हमारे पास देखिए दो आंसर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको 2 ही आंसर मिलेंगे, इसकी जितनी पार होती है इक्वेशंस की उतनी आंसर होते हैं, तो 2 पार है इस इक्वेशन के, 2 ही आपको आंसर मिलने चाहिए थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से आपको मिड टर्म ब्रेक मेथड मदद करता है। तो अब हम ये मेथड सीख लिया, अब इसी मेथड को हम बी पार्ट पे भी जल्दी से अप्लाई करते हैं।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे है 2x² + 5x - 7 = 0। इधर भी आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करना है। अब मैं आपको ए पार्ट में डिटेल से समझा चुका हूँ, यहाँ पर हम चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहले आपने देखना है कि क्या आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। जिस वेरिएबल पे बड़ी पार है वो वाला वेरिएबल बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद उसी वेरिएबल पे छोटी वाली पार जो वाली टर्म है वो बाद में लिखी हुई नजर आ रही है, और एंड पे कॉन्स्टेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या आपकी जो तीनों टर्म्स है इसमें कुछ कॉमन है? ना तो इन तीनों टर्म में कोई वेरिएबल सेम है, ना ही इन तीनों टर्म में जो ये नंबर्स आपको मेंशन नजर आ रहे हैं 2, 5 और 7, इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई नंबर मिलता है। इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। अब थर्ड स्टेप आपने करना है वो ये है कि जो आपके x² वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, ये x² के जो साथ लिखा होता है नंबर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले लिखे हुए कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, लास्ट में लिखा हुआ जो कांस्टेंट है वो -7 है। तो 2 टाइम्स -7 करने से आएगा -14, क्योंकि ये +2 ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 7 टाइम्स -14 बन जाएगा ये, ठीक है। अब आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि दो नंबर्स आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी -14 आए, और इन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म यहाँ पे +5x है, तो आप x को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, जस्ट +5 आपने यहाँ पे लिख देना है। अब देखें ऐसे दो नंबर 7 और 2 बनते हैं, क्योंकि 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 14 तो मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर साइन का आता है, क्योंकि 7 2 को मल्टीप्लाई करने से +14 मिलेगा, आपको -14 बनाना है। उसके लिए आपने यहाँ पे मिड टर्म से स्टार्ट लेना है इनके साइन को मैनेज करने के लिए। आपके मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो जो नंबर्स आपने यहाँ पे चूज किए होंगे उनमें से भी जो सबसे बड़ा होगा उसके पीछे वही साइन होना चाहिए जो मिड टर्म के पीछे है। तो 7 के पीछे ऑलरेडी प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो अगर ये साइन मौजूद हो तब भी आपका ये वाला नंबर ना बन रहा हो, इसका साइन ना बन रहा हो, तो जो दूसरा नंबर है आपने उसका साइन चेंज करके देखना है। तो 7 के अलावा दूसरा नंबर 2 है, ये प्लस में लिखा हुआ है, इसको मैं बना देता हूँ माइनस। अब आप देखें तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और +7 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा -14 ही बन जाएगा, यानी 7 2 टाइम्स 14 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -14 आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। और अगर आप इस +7 में ऐड कर दें -2 तो आपको 5 भी मिलता है। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 - 2 विल बी +5। तो आपको दोनों नंबर्स मिल गए जो मल्टीप्लाई करके -14 भी दे रहे हैं, और वही दो नंबर्स को ऐड करने से आपको +5 भी मिल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहली टर्म को आप वैसे नोट डाउन करेंगे 2x², यहाँ से आप अगली टर्म लिखेंगे जो कि +7 है, उसके साथ वही वेरिएबल आना चाहिए जो मिड टर्म के साथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो है x। अगला जो आपने नंबर ढूंढा हुआ वो है -2, उसके साथ भी सेम वेरिएबल x, और लास्ट में -7 और = 0। अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। तो पहली दो टर्म में आपको सेम वेरिएबल x लिखा हुआ नजर आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 7 तो कॉमन नहीं आते, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो 1 के अलावा। तो x² और x में से जो वेरिएबल पे छोटी पार हो उसको कॉमन लिखेंगे, तो x कॉमन आएगा, तो 2x² में से बच जाएगा 2, x² में से एक x बाहर आ चुका है तो एक x बचेगा, प्लस का साइन 7 बार कॉमन नहीं आया, लिखेंगे x⁻1 सेम टू सेम बाहर मौजूद है, नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिन दो टर्म में कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन के तौर पे लिखेंगे। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये पहली टर्म 2x वैसे की वैसी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये कॉमन लिख चुके हैं, बाहर माइनस का साइन है, तो जब भी इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन होगा इस बीच वाले साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इस 7 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज और =0। अब आप जानते हैं कि जो चीज़ सेम लिखी हुई होती है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, 2x + 7 2 दफ़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमने एक तरह का कॉमन निकाल लिया, और इसके अलावा जो चीज़ बची हुई है वो है x और -1, इसको हम अलग से इस ब्रैकेट में लिख देंगे और =0 कर देंगे। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 का इक्वल हो, इसका मतलब या तो ये पहली वाली एक्सप्रेशन यानी 2x + 7 0 के इक्वल है, या तो ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन x - 1 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने इनको सॉल्व करना है। ये +7 जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो जाके -7 हो जाएगा, और 0 - 7 कितना होता है? वो होता है -7, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब आप इसको यहाँ से मूव करेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ जाके ये -7 को डिवाइड करेगा, यानी -7 / 2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको ही पता है कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगी। तो हम इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स फॉर्म लिखने का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे लिखेंगे 2, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर वैसे ही आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है जो कि 7 के सबसे क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 2 3 टाइम्स 6 होता है, 6 में 1 प्लस करने से 7 बनता है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो x - 1 = 0 है, इधर ये -1 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो जाके +1 हो जाएगा, यानी 0 + 1 हो जाएगा, और ये 0 + 1 कितना होता है? ये होता है 1। तो ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। तो ये
हमने दो आंसर्स निकाल लिए, एक है x इज इक्वल टू 1, एक है x इज इक्वल टू -7/2 या -3 होल एंड 1/2। इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 5y² - 28y + 15 = 0। तो यहाँ पे भी हम मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि क्या हमारी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए जो वेरिएबल पे सबसे बड़ी पार है वो आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिखी नजर आनी चाहिए, फिर उससे छोटी पार और बिल्कुल एंड पे आपको कॉन्स्टेंट लिखा हुआ नजर आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर y⁻² जो है बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद y⁻1 सेकंड टर्म में नजर आ रहा है और बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। इसके अलावा आपने देखना है कि आपके जो टर्म्स हैं इन तीनों टर्म में कोई सेम वेरिएबल तो नहीं आपको लिखा नजर आ रहा, कहीं कोई इन तीनों नंबर्स में जैसे यहाँ पे 5, 28 और 15 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इन तीनों नंबर्स को कोई कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई सेम कॉमन नंबर तो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ना तो यहाँ पर इन तीनों टर्म में कोई वेरिएबल सेम मौजूद है, ना ही 5, 28 और 15 जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई नंबर मौजूद है। तो इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, तो ये जो आपके पास y² है, जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल है जिस पे स्क्वायर होगा उसके जो साथ लिखा होता है जिसको हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, उस कोफिशिएंट को आपने आखिरी लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो आपको 5 × 15 करवाना है। 5 × 15 होता है 75। ये होगा आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि अब आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी 75 आए और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। अब मिड टर्म है यहाँ पे -28y, इसमें आप वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे और जस्ट उसका कोफिशिएंट जो कि -28 है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 75 बनेगा और वो दो नंबर्स को ऐड करके -28 बनेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 3 टाइम्स होता है 75। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 25 में 3 ऐड करूं तो 28 तो बन जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं तो आंसर में पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो जब भी साइन का प्रॉब्लम आए उसके लिए मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है कि आपने जो मिड टर्म है उसके पीछे देखना कौन सा साइन है। तो इधर मिड टर्म के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो आपके पास जो यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो 25 के पीछे नेगेटिव साइन नहीं है, यही बड़ा है, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे -25 करूंगा, अब यहाँ पर ये पहले वाला जो स्टेप है इसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जब आप -25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -75 आएगा, ना कि +75 जो कि हमें चाहिए। तो अब हम क्या करें, तो जब आप मिड टर्म के पीछे जो साइन है वो यहाँ पर बड़ी टर्म के पीछे, बड़े वाले नंबर के पीछे लगा चुके हो और तब भी आपका यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका साइन मैनेज ना हो रहा हो, तो जो दूसरा नंबर बचा है उसका भी साइन चेंज कर दीजिएगा। तो जो 3 है ये पॉजिटिव है, मैं इसको क्या कर दूंगा नेगेटिव। अब मैं जब नेगेटिव करूंगा तो -25 मल्टीप्लाई बाय -3 +75 ही होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 3 टाइम्स 75। और इसी तरीके से अगर आप -25 में ऐड करेंगे -3 तो -28 ही मिलने वाला है। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, -25 प्लस -3। आप जब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, 25 + 3 28 होता है, साइन बड़ी टर्म का यानी 25 का उसके पीछे माइनस, तो -28 ही आएगा। इसका मतलब आपको आपके दो नंबर्स मिल गए। अब आपने क्या करना है, 5y² को वैसे का वैसे लिखना है। यहाँ पे जो आपका पहला नंबर मिला है -25 लिखेंगे, उसके साथ सेम वेरिएबल आएगा जो मिड टर्म के साथ होता है y, फिर आप दूसरा नंबर लिखेंगे -3, उसके साथ भी सेम वेरिएबल आएगा y, और एट द एंड जो +15 है इसको वैसे लिखकर = 0 कर देंगे। अब आपने पेयर कॉमन निकालना है, इन दो में से 5 और 25 दोनों कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हैं तो 5 कॉमन आएगा। y² और y में y⁻1 जो है उसको हम कॉमन के तौर पे लिखेंगे। जो वेरिएबल का केस होता है उसमें उस वेरिएबल को कॉमन लिखते हैं जिसपे छोटी पार हो। आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेंगे तो 5 बाहर कॉमन के तौर पे आ चुका है, अंदर नहीं लिखेंगे। y² में से एक y बाहर है तो एक y को लिखना पड़ेगा। आगे माइनस का साइन, 25 के लिए 5 का टेबल पढ़ें, 5 टाइम्स 25 होता है, 5 लिख दें, y कॉमन बाहर आ चुका है इसको ना लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे माइनस का साइन, 3y और 15 में 3 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला नंबर 3 है तो 3 कॉमन आएगा। ब्रैकेट्स लगाएं, 3y में से 3 बाहर आ गया है तो y बचा, y लिख लें। बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन को चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 5 टाइम्स करेंगे तो 15 आता है, तो यहाँ पे 5 लिखें और = 0 कर दें। अब जो दो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में सेम लिखी हुई है आप जानते हैं हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं तो y - 5 एक दफ़ा लिखेंगे। इसके अलावा जो ये बाहर लिखे हैं 5y और -3 इसको भी हम राउंड ब्रैकेट्स में ज्वाइन करके हमेशा एक दफ़ा इस तरीके से लिखेंगे और = 0 कर देंगे। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, उन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ता है, या तो
तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 होने वाला है, या तो 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 होने वाला है। तो ये माइनस 5 जब वहाँ पे जाएगा 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 होता है 5, तो एक आंसर ये आ गया। इधर माइनस 3 को जब हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 होता है, और 5 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी जब इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा 3 को, यानी इसके नीचे आ जाएगा। तो ये दूसरा हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हमने दोनों आंसर निकाल लिए, एक है 5 और एक है 3/5। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4z² माइनस 49 इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर आपको मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो पहली बात, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, वो हम 3 टर्म्स वाली में मिड टर्म ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हैं ही 2 टर्म्स, एक तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी जो ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें जो ये लेफ्ट साइड लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पिछली बुक में यानी बुक 2 में पढ़ रखी हैं और आपको पता भी होंगी, तो मैं यहां पे वही लिखने जा रहा हूं। तो आप ये चीज जानते हैं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी एक्सप्रेशन a² माइनस b² जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। तो ये इसको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो हमारी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये a² माइनस b² जैसी बनाई जा सकती है। वो कैसे? आप देखें 4z² जो लिखा हुआ है ना, 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह पे अगर मैं लिख दूं 2 और z पे पहले से स्क्वायर है तो z लिख दें और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये स्क्वायर 2 पे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ये स्क्वायर z पर आएगा, वो z² ही होता है, तो ये वापस 4z² ही बन जाएगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 4z² को 2z का इस तरह होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आगे माइनस का साइन, 49 को आप पता है, आप जानते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 7 टाइम्स 49 होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 49 को 7 का स्क्वायर और आगे इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये a² माइनस b² जैसी लिखी नजर आ रही है। इस 2z को आप बोल लें a, तो ये हो गया a², इस 7 को आप बोलेंगे b, तो ये हो गया b²। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज अगर a² माइनस b² जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप भी इसको 2z का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। एक इसको बोलेंगे जो ये स्क्वायर वाली टर्म है पहली, इसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है जो कि है 2z। b किसको बोलते हैं? जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा होता है जो कि 7। तो a² माइनस b² किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी यानी 2z प्लस 7 और a माइनस बी जो कि है 2z माइनस 7 और ये इक्वल टू 0। तो देखिए हमने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको इस फॉर्म में लिख लिया। और जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, यानी 2z प्लस 7 अलग से इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो 2z माइनस 7 जो है वो इक्वल टू 0 है। अब आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2z, ये प्लस 7 वहाँ जाकर माइनस 7 हो जाएगा, 0 माइनस 7 माइनस 7 होता है, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके माइनस 7 को डिवाइड करेगा, यानी उसके इस तरीके से नीचे लिखा जाएगा। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं मिक्स फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 6 में 1 प्लस करने से 7 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। आप इसको डेसिमल फॉर्म में 3.5 के अराउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस 7 वहाँ जाके प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस 7 विल बी प्लस 7, और यहाँ पे ये z वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके 7 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह उसके नीचे लिखा जाएगा। तो ये 7/2 इसका आंसर आ गया। 7/2 को भी आप मिक्स फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2 वैसे का वैसे ही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है जो 7 के सबसे करीब है, और 6 में 1 ऐड करने से 7 पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज थी जो हमने फाइंड आउट कर ली, चाहे आप ये मिक्स फॉर्म वाला आंसर लिख लें, ये वाला आंसर लिख लें, या आपकी चॉइस है, या डेसिमल में भी लिख लें, वो भी सही है। तो ये हो गया हमारे पास इसका डी पार्ट। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।